फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम अपने एंशियंट इंडिया के पार्ट नंबर 5 में आ गए हैं। तो आपको पता ही होगा, नेटवेट स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पिछले 5 दिनों से आपको इतिहास के सेक्शन एंशियंट इंडिया से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फुल डिस्कशन के साथ कर रहे हैं। तो आइए आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, हम आगे चलते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, आप बारंबार इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो समझ में जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आए। थोड़ा सा आपको पढ़ने की या कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो एक्सप्लेनेशन बताया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, उसका रिवीजन करिए और क्वेश्चन लगाइए। पक्का क्वेश्चन वहाँ से आपको सॉल्व होंगे ही होंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कितनी बार बहुत बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन बहुत हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। आज भी देखें कुछ क्वेश्चन आपको अभी प्रीवियस से मिलेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन यानी 41वां क्वेश्चन क्या है? तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। तो जैसे तोलकपियम ग्रंथ का नाम आएगा तो आप सबसे पहले जानेंगे कि जो तोलकपियम ग्रंथ है ये तमिल भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का ग्रंथ है? तमिल भाषा का ग्रंथ है। तमिल भाषा का ग्रंथ है का ग्रंथ है। तोलकपियम को, जो तोलकपियम है, इस ग्रंथ को तमिल भाषा का तमिल भाषा का व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे संस्कृत भाषा का जो संस्कृत भाषा का व्याकरण होता है वो पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, उसी प्रकार जो तमिल भाषा का व्याकरण है वो तोलकाप्पियम है। इसके रचनाकार इसके रचनाकार रचनाकार इसी ग्रंथ से इनका नाम मिलता जुलता है, तोलकपियर। तोलकपियर हैं। तोलकपियर हैं। क्लियर है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि तोलकपियम के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे तोलकपियर हैं। होता है क्या कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है स्थापना होती है। कहाँ पर? दक्षिण भारत की साम्राज्य की स्थापना साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में ये सब साम्राज्य कहाँ निवास कर रहे हैं? आप बताएंगे दक्षिण भारत में। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आते हैं, 4 साम्राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? संगम वंश, संगम वंश। फिर आए संगम के बाद सुलू वंश आता है। कौन सा? सुलू वंश। संगम सुलू। फिर आएगा तुलु वंश, तुलु वंश आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कौन? अराविडू। मैं इस वजह से इसको एक साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन जो 4 वंश है इनका सीक्वेंस कालाक्रम, इनको सीक्वेंशियल मोड में इनको अरेंज करिए। तो इनको आप याद रखें कैसे? संगम सुलू तुलु अराविडू, संगम सुलू तुलु अराविडू। इसी तरीके से इस वंश को 4 बार 5 बार अपने बोलेंगे अपने आप से, तो ये अपने आप याद हो। जब भी आप लगे संगम सुलू तुलु अराविडू बोलेंगे। क्लियर है? ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये 4 वंश आते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे संगम वंश के संस्थापक। पूछता है यहाँ पर संगम वंश के संस्थापक कौन है, फिर तुलु वंश के संस्थापक कौन है, फिर सुलु वंश के संस्थापक कौन है, ऐसे करके आएगा। तो संगम वंश के संस्थापक, इस वंश के जो फाउंडर होते हैं, संस्थापक होते हैं, उनका नाम रहता है हरिहर एवं बुक्का। संस्थापक कौन है?
हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का, ये संगम डायनेस्टी के क्या रहते हैं, फाउंडर रहते हैं। सुलू वंश के संस्थापक कौन होते हैं, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव बोलते हैं, नरसिम्हा नहीं बोलते, नरसिम्हा राव। फिर तुलु वंश के संस्थापक जो फाउंडर होते हैं उनका नाम होता है वीर नरसिम्हा राव, वीर नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, सुलु वंश के नरसिम्हा राव, तुलु वंश के वीर नरसिम्हा राव। उसके बाद अराविडू आएगा, इसके संस्थापक होते हैं तिरुमाला देव। क्या नाम रहता है इनका, तिरुमाला देव। तो सबसे ज्यादा यदि इन चारों की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आपका संगम डायनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संगम वंश। इसके संस्थापक कौन होते हैं, हरिहर एवं बुक्का। बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, बस यही छोटा सा क्वेश्चन आता है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक है, या संगम वंश का संस्थापक कौन है, आप बताएंगे हरिहर एवं बुक्का। ये सारे हो गए आपके तोलाक्कापियम। तोलाक्कापियम ग्रंथ संबंधित है किससे, व्याकरण से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, बाकी और यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देखिए एग्जाम किस एग्जाम में है, बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी सहायक परीक्षा 2010 में आया हुआ है। हम आपको याद होगा जब स्टार्ट किए थे हम क्वेश्चन 2005 से स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे देखिए 2005, 6, 7, 8, 9 आज 2010 में पहुँच गए हैं। तो एक एक करके एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम हर एक एग्जाम जो हर एक साल में जो एग्जाम हुए हैं उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में शेयर करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखते हैं कि निम्न में से किस पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो किस पांडुलिपि को यूनेस्को में सूची में शामिल किया गया है। ठीक, इसको आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद को। किस पांडुलिपि को, ऋग्वेद को हमें शामिल कहाँ किया गया है, यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है। ऋग्वेद के बारे में आपको पता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, अब आप लोग खुद आंसर दीजिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कुल कितने मंडल हैं। कल ही डिस्कस किया था या कल मैंने क्वेश्चन परसों डिस्कस किया था, तो मैं बता भी देता हूँ। इसमें कुल कितने मंडल है, 10 मंडल हैं। कितने मंडल है, 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में, कुल कितने सूक्त हैं, आपको पता होगा 1028 सूक्त हैं। कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो अब आपको पता है कि जो 10th मंडल है इसमें थर्ड मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में बताइए क्या है, 10th मंडल में बताइए क्या है। और आज का आपका यही होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। आप ऋग्वेद के 10 मंडल में से आप बताइए थर्ड मंडल में क्या विशेषता है, 10th मंडल में क्या विशेषता है, और इसके 7th मंडल की क्या विशेषता है। ये आप लोग बताएंगे होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ इसकी विशेषता क्या, ताकि आप लोग भी मेहनत करिए। जैसे ये क्वेश्चन आपके मोबाइल पे या कहीं भी छप रहा है, मोबाइल पे आ रहा है या लैपटॉप पे देख रहे हैं वहाँ आ रहा है, तो आप वहीं पे वीडियो को पॉज करके ये थर्ड मंडल, 10th मंडल, 7th मंडल के बारे में आप लोग बताएंगे। और बताएंगे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को या ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को, पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं। यदि आपको पता है तो इसका आंसर देंगे जरूर, क्योंकि आपका रिवीजन, भाई मैंने एक बार पढ़ा दिया, अब आप रिवीजन करिए, जितना रिकॉल करेंगे, यदि रिकॉल कर पा रहे हैं, यदि इसका आंसर दे पा रहे हैं तो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है ना। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए।
क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुरातन अवशेष, पुरातन का मतलब क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? किस पद्धति से होता है? तो पद्धति ऐसे लिखा जाता है, किस पद्धति से होता है, किस सिस्टम से होता है, किस प्रणाली से होता है। तो आपको बताना चालन क्या होता है, C14 होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आपको पता भी होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन 14। कार्बन 14 है क्या ये? इसको हम या कार्बन 14 दे दे, या यहाँ पे देता है कार्बन डेटिंग, या ऑप्शन में क्या दे देता है? कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग प्रणाली। ये एग्जाम में ये भी लिख के आता है, या कार्बन C14 दे दिया, या कार्बन डेटिंग प्रणाली दे दिया, कार्बन डेटिंग सिस्टम दे दिया, तो आप इसको टिक करके आएंगे। C14 लिखा रहेगा या कार्बन डेटिंग प्रणाली। इसके द्वारा हम, इस पद्धति के द्वारा हम पुराने से पुराने चीज़ों का उम्र का पता लगाते हैं, कितने साल पुराना है। भाई जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन खोला गया, सो खोजा गया, इन सब के बारे में कैसे पता चला कितना पुराना है? जैसे अभी आपको पता होगा, यदि जो हम बात करते हैं, जो चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य सबसे पहले, या इसको थोड़ा सा करेक्ट करें, चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य सबसे पुराना, चावल का साक्ष्य सबसे पुराना स्थल कहाँ से मिला है? जो चावल के साक्ष्य का सबसे पुराना स्थल है वो कहाँ से मिला है? तो आपको इसका आंसर पता है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, नाम क्या है? लहुरा देव। क्या नाम है? लहुरा देव। ये कहाँ है लहुरा देव? आप बताएंगे यूपी में है। यूपी में कहाँ पर है? तो पर्टिकुलर एक जिला है यहाँ पर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। अब देखिए इस, ये कितना पुराना है आप बताएंगे? 8000 BC, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 8000 साल पहले का पुराना साक्ष्य मिला है। भाई इसका पता आप चेहरा देख के या किसी को चावल देख के नहीं बता सकते हैं, इसमें कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज होता है, वो एक अलग पढ़ाई होती है, उधर हम नहीं जाना चाहते हैं। ठीक, एक ये क्वेश्चन हो गया। इस स्थान की खोज के पहले, मतलब जो लहुरा देव है, इसके खोज के पहले चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, एक और भी आता है, जैसे ये लहुरा देव का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यदि एग्जामिनर लहुरा देव का ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये दूसरा होता है क्या? मेहरगढ़। मेहरगढ़ सबसे पहले स्थान यही खोजा गया था। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान में। ये कितना पुराना है? ये 7000 BC पुराना है। ये 7000 ईसा मसीह के 7000 साल पहले है, ये ईसा मसीह के 8000 साल पहले है। तो जाहिर सी बात है कौन सा सबसे पुराना हुआ? लहुरा देव, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है आप बताएंगे? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो चावल, अब इसका पद्धति का, भाई जैसे कालीबंगा से क्या क्या मिला है, धवलावीरा से क्या क्या मिला है, कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, कालीबंगा से आपको काले रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं। इन सब का पता कहाँ से लग रहा है? हमारे वैज्ञानिकों के पास एक पद्धति है, कार्बन डेटिंग पद्धति, इस पद्धति से ही हम लोग निकालते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चावल का साक्ष्य सबसे पुराना स्थल कहाँ मिला है? लहुरा देव। यदि लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप बेझिझक लहुरा देव को टिक करके आएंगे एग्जाम में। यदि लहुरा देव नहीं दिया है, तो आप मेहरगढ़ को टिक करके आएंगे, मेहरगढ़ को टिक करके आएंगे। जैसे अब बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की चल ही गई है, आप बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भारत वाला मैप है, तो सबसे पूर्वी ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? दक्षिण है। अब आप लोग बताइए
आप लोग बताइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? आप बताएंगे हिंडन रिवर के किनारे। हिंडन नदी ये वर्तमान में किस राज्य में है? आप बताएंगे यूपी। यूपी में स्पेसिफिक जगह कौन सा है? मेरठ। कौन सा जगह है? मेरठ। यदि आप कभी दिल्ली गए हो, दिल्ली से गाजियाबाद जाएंगे तो आपको हिंडन नदी मिलता है, हिंडन मेट्रो स्टेशन मिलता है। तो दिल्ली से गाजियाबाद जाएंगे ना, तो आपको वहीं पर मिलता है कौन सा? हिंडन रिवर। भाई कहीं ना कहीं से तो रिवर आ रही होगी, तो मेरठ से होते हुए आए नदी दिल्ली तक आती है। तो ये आलमगीरपुर ये सबसे पूर्वी स्थान है। सबसे पश्चिमी स्थान पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या? क्या आपको पता है सबसे पश्चिमी स्थान? ये है, इसका नाम है क्या? सुतकैंगडोर। सुतकैंग कैंगेडोर। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। खतरनाक देश में है भाई ये, जिसका नाम है क्या? पाकिस्तान। किस नदी के किनारे है? आप बताएंगे दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे है। सबसे उत्तर में आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे है? भाई स्थान कौन सा है? आप बताएंगे मांडा। कौन सा स्थान है? मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है? आप बताएंगे चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। अब देखो, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण की तरफ आइए। दक्षिण में कौन सा स्थान है? आपको बताना है दायमाबाद। कौन सा स्थान है? दायमाबाद। दायमाबाद। देखो ये क्वेश्चन मैं भाई इसके पहले 2-3 बार 4 बार डिस्कशन कर रखा हूँ 4 दिन की क्लास में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्यों मैं इसको बार बार पढ़ा रहा हूँ? बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इन सब के बारे में पूछा गया है आपके एग्जाम में। दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पर है? आप बताएंगे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आज के महाराष्ट्र में है। उसके बाद ये किस नदी के किनारे है? आप बताएंगे एग्जैक्टली नदी है प्रवरा, जो गोदावरी की सहायक नदी है। जो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C14। 44 क्वेश्चन है। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी का उस समय नाम क्या था? जहाँ पे सम्राट अशोक शासन किए थे, राज किए थे, उसकी राजधानी का नाम बताइए। तो आपको पता है ये स्थान तो मगध था, लेकिन मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी राजधानी? पाटलिपुत्र। ये पूछा जाए पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? किसने की पाटलिपुत्र की स्थापना? पाटलिपुत्र की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे उदयन का नाम। इन्होंने ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किया था। पहले मगध की राजधानी, जब शुरू शुरू में मौर्य अंपायर आता है तो शुरू शुरू में राजधानी क्या रहती है? राजगीर था। क्या था? राजगीर। मगध की स्टार्टिंग में राजधानी जो रहती है वो राजगीर रहती है। बाद में आते हैं कौन? आते हैं उदयन। इन्होंने मगध की राजधानी राजगीर से चेंज करके क्या कर दिए? पाटलिपुत्र कर दिए। कौन किया? उदयन ने किया। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा था पाटलिपुत्र की शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। क्लियर है? मौर्य वंश के बारे में आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। मौर्य वंश के बारे में क्या क्या पढ़ा? मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। उसके बाद तक्षशिला है, बोध गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है आप लोग बताइए। सारनाथ के बारे में बताइए क्या क्या मैंने बताया है। यूपी में है। यूपी में वाराणसी में है। वाराणसी में। और सारनाथ में जैन बौद्ध धर्म से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं यहाँ से आप बताइए। सारनाथ में क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था कि महात्मा बुद्ध ने, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। ठीक, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था।
और जो बुद्ध का प्रथम उपदेश की घटना को हम क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या कि जो बुद्ध की प्रथम उपदेश की घटना है उसको हम क्या कहते हैं, उस घटना का नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? जो तक्षशिला है वो किनके, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम या झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। क्लियर है? तो आपको ये, जैसे आप मैप देखेंगे, एंशियंट इंडिया का मैप देखेंगे, तो जो तक्षशिला है ये सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। किसके? सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। ये सारी नदियां जो देख रहे हैं, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, ये सारी नदियां जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? देखो, सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की, सिंधु की सहायक नदी, तो हो जाएगा क्या? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, और सतलज, ये सारी किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु में ये सारी नदियां बोलते हैं वाकई में। और ये जो देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये चार पांचों नदियों के समूह को हम कहते हैं क्या? इन सभी नदियों को समूह को हम क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं। एक बार एग्जाम में, अभी कुछ समय पहले ही, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का एग्जाम बिहार 2025 में ही हुआ था एग्जाम। ये एग्जाम 2025 में ही हुआ था। उसमें क्वेश्चन यही था। क्या क्वेश्चन था ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, कौन सी नदी पंचनद में, पंचनद में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो आप बताइए, सिंधु, सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास। तो इसमें आप बता सकते हैं आराम से, पंचनद में कौन सी, सिंधु की, सिंधु की सहायक है ना, तो सिंधु पंचनद में शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु पंचनद में शामिल नहीं है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे। पंचनद कौन सी बन रही है? ये बन रही है पंचनद, ये सारी नदियां पंचनद मिला रही बना रही हैं। और ये पंचनद आके मिल जाता है सिंधु में, कहाँ पर? पाकिस्तान में आके मिल जाता है, जिसका नाम है क्या? मिठानकोट। जिसका क्या नाम है? मिठानकोट में आकर ये नदियां पाकिस्तान में मिल जाती हैं, और उसके बाद ये सॉरी अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं सारी नदियां। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है नवपाषाण युग से, पॉसिबल ही नहीं, पाषाण युग से, लौह युग से। भाई हड़प्पा को लोहे के बारे में पता ही नहीं था, ये सब गलत ऑप्शन है। कांस्य युगीन, हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या होता है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को देखिए, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं? क्योंकि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, तो क्यों हम हड़प्पा के ही नाम से जानते हैं? ठीक, क्यों जानते हैं? क्योंकि, क्योंकि हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन की
खोजी गई खोजी गई पहली खोजी गई पहली स्थल है, पहला स्थल है। ठीक है, ये पहला स्थान था जो इंडस वैली, जब उत्खनन होने लगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो जो सबसे पहला स्थान मिला था वो हड़प्पा मिला था। और हमारे जो इतिहासकार हैं वो इस आधार पे इसको भाई कहते हैं, किसी भी स्थान का यदि उत्खनन हो रहा है तो जो स्थान पहले नंबर पे मिलेगा उस सभ्यता का नाम हम उसी के नाम से जानते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खोजा गया पहला स्थान है। इसका ये आधार कहीं नहीं होता है कि सबसे बड़ा स्थान है भाई। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, राखीगढ़ी है, लेकिन हम इसको राखीगढ़ी सभ्यता नहीं कहते हैं, हम इसको राखीगढ़ी सभ्यता नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। क्यों, क्योंकि ये स्थान जो पहली बार खोजा गया था। ये आधार होते हैं। एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पुरातात्विक विभाग द्वारा जो प्राचीन काल में स्थान खोजा जाता था उसका नामकरण हम किस आधार पे करते हैं, उसका नामकरण हम किस आधार पे करते हैं। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि जो स्थान पहले खोजा गया हो, या जिस स्थान का महत्व ज़्यादा हो, या जिस स्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है, या उपरोक्त में से सभी। आप क्या बताएंगे, जो स्थान पहले खोजा जाएगा उस सभ्यता का नाम उसी के स्थान के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये हड़प्पा जो जगह है ये सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, आप बताएंगे रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, आप बताएंगे रावी नदी। हड़प्पा की खोज किसने किया था, कब किया था, 1921 में किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। क्लियर है, यहां तक क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन बहुत कुछ बन सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से। चलिए देखिए, ये 46 नंबर, इसके पहले एक आया था, कौन सा क्वेश्चन, वहाँ कुछ और एक्स्ट्रा बात बताना है मुझे। यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के बारे में क्या आप लोग को तो करंट अफेयर में ये सब क्वेश्चन आ सकता है, जो स्टैटिक जीके का यहाँ भी पूछ सकता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनेस्को इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक, ये हो गया यूनेस्को का फुल फॉर्म। या कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है, या कभी कभी कहता है कि यूनेस्को में ई क्या है। ई फॉर क्या है, ई स्टैंड फॉर एजुकेशनल, एस क्या है, साइंटिफिक है, सी क्या है, कल्चरल है, ओ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, उसके बाद इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आप इसका स्थापना कब हुआ, आप लिखेंगे 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 16 नवंबर 1945। मैं बार बार उधर इसलिए हो रहा हूँ ताकि आप लोग इसको लिख पाएँ। 16 नवंबर 1945। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, हेड क्वार्टर है फ्रांस में। फ्रांस में पूछा जाए तो पेरिस में है। कहाँ पर है, फ्रांस में है, पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। और इसके कौन डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है। तो डायरेक्टर जनरल काफ़ी पुराने हैं, 2017 से यही लगातार बने हैं। इनका नाम है क्या, आंद्रे अजूले, आंद्रे अजूले। ठीक, ये आपको याद रहना पड़ेगा। यूनेस्को में कुल कितने देश शामिल हैं, अभी तक 195 देश शामिल हैं, 195 देश इसके मेंबर कंट्री है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक की चीज़ें रह गई तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन नंबर आइए
45 46 नंबर पे, 46 भी हो गया है, 47 नंबर। चीनी यात्री वेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। यह बताया हुआ क्वेश्चन है, सचिवालय सहायक परीक्षा 2011 में भी आया हुआ है। तो चीनी यात्री वेनसोंग कब आया था भाई? आप बताए किसके शासन काल में आया था? तो वेनसोंग का नाम मैंने आपको बताया था, तो जैसे ही नाम है वैसे राजा हैं। वेनसोंग का नाम एच से है, तो राजा भी कौन रहते हैं? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को देखिए कहाँ पर है, हर्षवर्धन के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में। और कहाँ आए थे? देखिए इनके शासन काल में आए थे, किस लिए आए थे? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने लिए आए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, विद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। यदि यहाँ से शिक्षा लेके लिए आए, ये तो पूछा बौद्ध धर्म में कौन से, महायान या हीनयान? तो आप बताएंगे महायान बौद्ध, महायान बौद्ध की, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। ये कभी पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म में किस किस संप्रदाय की, तो आप बताएंगे महायान संप्रदाय के। क्लियर है? ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। आगे देखेंगे, जब ये हर्षवर्धन आया तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? कुलपति कौन था? आप बताएंगे कुलपति था शीलभद्र। पूछा गया एग्जाम में है। अब सारे कुलपति का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन हर्षवर्धन आया था तो इसलिए ये पूछता है। तो शीलभद्र इस समय यहाँ पे कुलपति का मतलब डीन कौन था विद्यालय विश्वविद्यालय का, तो ये थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आता है भाई कौन? मेगस्थनीज आता है। कौन आता है? मेगस्थनीज आता है। मेगस्थनीज क्या लिखते हैं? इंडिका नामक पुस्तक लिखते हैं। इंडिका नामक पुस्तक लिखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेगस्थनीज किसके शासन काल में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आता है। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया? नालंदा के विश्वविद्यालय कौन आया था? हर्षवर्धन वेनसोंग आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? ये गुप्त काल के हैं भाई, ये कौन है? गुप्त काल के हैं। तो गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त, इनके समय में आता है कौन? फाहियान आता है। कौन आता है? फाहियान आता है। चीनी यात्री ये भी रहता है, ये फाहियान आता है। इसके शासन काल में कौन आता है? फाहियान। ये भी बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आता है। और अशोक के शासन काल में कौन आएगा? अशोक के शासन काल में डायोनिसियस आता है। डायोनिसियस आता है, डायोनिसियस आता है। ये भी याद रखेंगे। अशोक के शासन काल में कौन आता है? डायोनिसियस आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगस्थनीज आता है जो इंडिका पुस्तक लिखता है। हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसोंग आता है, क्वेश्चन में दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन आता है? फाहियान आता है। कौन आता है? फाहियान। और गुप्त काल का आप लोग बताइए, गुप्त काल का गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर कौन था? फाउंडर बताएंगे आप लोग। गुप्त काल के गुप्त वंश का संस्थापक बताइए। इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए कौन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में, कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है। क्या है राजतरंगिणी? इसके बारे में बताना है आपको। ये गीतों का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसको बताएं। इसका आंसर मैंने डिस्कस भी किया था, यह है कश्मीर का इतिहास है। तो कल्हड़ का जो राज तरंगिणी है वो क्या है? कश्मीर का इतिहास है। चंद्रगुप्त के शासन, यदि यहाँ पे लिखा होता चंद्रगुप्त के शासन के बारे में कौन बताता है, तो चंद्रगुप्त के शासन के बारे में जो मेगस्थनीज आता है उसकी पुस्तक इंडिका बताती है, इंडिका बताती है। और क्या बताता है? जो कौटिल्य रहते हैं या चाणक्य रहते हैं उनकी पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, वो बताता है, अर्थशास्त्र, ये सब बताते हैं। अर्थशास्त्र कौन लिखता है? कौटिल्य लिखते हैं। कौन लिखता है? कौटिल्य लिखते हैं। कौटिल्य को ही क्या कहते हैं? हम चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज है। तो ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक,
आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से, ऐसे ही जैसे 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना आपको हमेशा याद हो जाएंगी चीजें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। सारनाथ स्तूप, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका भाई। ये मैं 4 दिन, 5वां दिन आज सेट का है, 5वें दिन में, 5वां दिन है, 5वें दिन में ये 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा? सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है, हर एक एग्जाम में आया रहता है। तो सारनाथ राजस्थान में कभी नहीं, मुंबई हो ही नहीं सकता, उज्जैन तो है नहीं, ये वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी। और बताइए, मुंबई, उज्जैन। उज्जैन के बारे में बताइए कुछ। उज्जैन में एक महाकालेश्वर मंदिर है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। किस नदी के किनारे है उज्जैन? क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्षिप्रा ऐसे लिखा जाता है, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी के किनारे। ये एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान में बहुत सारी नदियां हैं, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। राजस्थान में और क्या बता सकते हैं आप? बताइए। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, पर्वत माला है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, ये इंपॉर्टेंट है। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया है। वाराणसी के बारे में आपको पता है किस नदी के किनारे है? वाराणसी है दहोली रिवर यानी गंगा नदी के किनारे है। उज्जैन आपको मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आप पढ़िए, नेक्स्ट पढ़ें। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? अभी देखिए इसका चर्चा आया था। पाणिनि, पाणिनि क्या थे? देखिए पाणिनि रचयिता थे किसके? अष्टाध्यायी के। किसके रचयिता थे? अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। और अष्टाध्यायी क्या है? ये संस्कृत व्याकरण है। ये क्या है? संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है। अब जैसे ही संस्कृत व्याकरण तक आएंगे आप आंसर अपने आप बताएंगे। देखिए खगोल शास्त्री नहीं, व्याकरण शास्त्री, हाँ बिल्कुल आंसर यही सही। एक व्याकरण शास्त्री थे पाणिनि का अष्टाध्यायी। तो जैसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको चीजें अपने आप क्लियर होता जाएगा। आपको लगातार पढ़ते रहना है, आपको लगातार पढ़ते रहना है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, जिन्हें हम संस्कृत, अब पाणिनि को हम क्या कहते हैं? और पाणिनि को संस्कृत भाषा का, संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं। जनक कहते हैं। देखिए धीरे धीरे हम अपने 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रखे हैं। तो प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? चलिए आज का क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो आज के लिए थैंक यू। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ नेटवेट स्टडी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे जाके पहले तो समझ में आए तो कमेंट करें, फिर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के पास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।